अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं मैंने लिस्ट अप किए हैं, तो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो इंशाल्लाह इसको अगर आपने 100% रेडी कर लिया तो आपके 100% प्रिपरेशन है लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 12 का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। कहां से कैसे फाइंड करना है? थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज, एक ऐसी सरफेस है जिसके अंदर जो है चार्ज बंद है। ओके, इनक्लोजिंग चार्ज। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट गॉसेस लॉ, derive relation for electric intensity at a point near an infinite sheet of charge। आपने गाजेस लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। स्टेट गाजेस लॉ का मतलब यही है कि आपने गाजेस लॉ की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आपने डिराइव करना है रिलेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए एक ऐसे पॉइंट पर जो कि कहाँ किसके करीब है? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के करीब है। ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है एक ऐसे पॉइंट पर, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, सो नंबर 4, डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, डिराइव द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आपने जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है उसका फार्मूला भी डिराइव करना। ओके, सिर्फ फार्मूला लिखना नहीं है, फार्मूला कैसे बनेगा वो सारा आपने कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 के। ओके, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इंक्लूडेड हैं अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, सो नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर है ये 12.4। ओके, सो अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3.0 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। ओके, सो चैप्टर नंबर 13 का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो उसका फर्स्ट लॉन्ग है डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। आपने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। और साथ में आल्सो डिराइव अ रिलेशन फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और आपने एक ऐसी जो रिलेशन है उसको आपने डिराइव करना है फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सो लॉन्ग क्वेश्चन 2 है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की आपने डेफिनेशन लिखनी है, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये कैसे बनाया जाता है इसको और ये काम कैसे करता है आपने वो भी लिखना है। हाउ कैन इट बी यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और इसको वायर की अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का। ओके, सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पूरा टॉपिक जो है इसका आंसर होगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये न्यूमेरिकल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 क्रॉस 10 की पावर -8 ओहम मीटर। ओके, सो नेक्स्ट है a platinum wire has a resistance of 10 ohm at 0 degree and 20 ohm at 273 degrees Celsius. Find the value of temperature coefficient of resistance of platinum. Okay, so third number पे है the resistance of an iron core at 0 degrees Celsius is 1 cross 10 to power 4 ohm. What is the resistance at 500 degrees Celsius if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 cross 10 की power -3 Kelvin inverse. Okay, तो इसका लास्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है फोर्थ। सो फोर्थ वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 volts when it is connected across a resistance of 5 ohm. The potential falls to 1.8 volt. Calculate the current and the internal resistance of battery. So let's move to chapter number 14. Chapter number 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टेट एम्पियर्स लॉ एंड अप्लाई इट टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो एम्पियर्स लॉ आपने इसको स्टेट करना है, मींस के आपने एम्पियर्स लॉ को लिखना है, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है, और फिर आपने उस एम्पियर लॉ को अप्लाई करना है क्या फाइंड करने के लिए? टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सो नाउ नंबर 2, explain how E over M charge to mass ratio for an electron is determined। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने फाइंड करना है हाउ एक्सप्लेन हाउ ई ओवर एम। ई ओवर एम का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड। इलेक्ट्रॉन के लिए आपने ई ओवर एम को फाइंड करना है, चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करना है। सो नंबर 3 इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि आपने टार्क की एक्सप्रेशन जो है उसको डिराइव करना है अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल का मतलब ये होता है कि उस कॉइल में से करंट पास कर रहा है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है वो कॉइल, तो उसमें जो टार्क होगा, क्या कितना टार्क होगा, कैसे होगा, सो उसकी जो है आपने एक्सप्रेशन जो है वो आपने डिराइव करनी है। ओके, so now इसके most important numericals में included हैं। Number 1 is a power line 10 meter high carries a current 200 ampere. Find the magnetic field of the wire at the ground. Number 2 is what current should pass through a solenoid that is 50 centimeter long with 10,000 turns of copper wire so that it will have a magnetic field of 0.4 Tesla. Okay. Now number 3 is ये example है 14.3. Okay. A solenoid 15 centimeter long has 300 turns of wire. A current of 5 ampere flows through it. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? So number 4 is how fast must a proton move in magnetic field of 2.50 cross 10 to power minus 3 Tesla such that the magnetic force is equal to its weight. Number 5 is ये example है आपकी 14.5. Okay, so alpha particles ranging in speed from 1000 meter per second to 2000 meter per second enter a velocity. Select where electric intensity is 300 volt per meter and the magnetic induction is 0.20 Tesla. Which particle will move undeviated through the field? So ये भी most important example है, numerical में आ जाती है example number 14.5. So let's move to chapter number 15. Chapter number 15 का नाम है electromagnetic induction. Okay, so इसके 4 most important long questions हैं. What is inductor? Derive the relation for energy stored in an inductor. Almost ये पूरी बुक का ही सबसे अहम क्वेश्चन है, यही वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर क्या है, आपने रिलेशन डिराइव करनी है फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. आपने हर सूरत ये वाला क्वेश्चन तो जरूर याद करना है, आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो नंबर 2 है स्टेट एंड प्रूव द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपने फेराडेज लॉ सबसे पहले लिखना है और साथ में बाद में आपने प्रूफ भी करना है इसको, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को. Number 3 is define and explain the phenomena of mutual induction and also give SI unit. आपने क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना को आपने पहले एक्सप्लेन करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है म्यूचुअल इंडक्शन की, फिर उसको एक्सप्लेन करना है और एंड में आपने उसका यूनिट लिखना है. नंबर 4 है डिफाइन अ मोशनल ईएमएफ एंड डिराइव अ रिलेशन फॉर इट. आपने मोशनल ईएमएफ की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसका जो है आपने रिलेशन को डिराइव करना है. तो स्टूडेंट्स ये आप याद रख लें कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही डिराइव का वर्ड यूज हो रहा है. तो डिराइव का मतलब ये होता है कि आपने बेसिक से लेकर जहां तक वो इक्वेशन हमारे पास हासिल हो जाए उस इक्वेशन, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है मोशनल ईएमएफ की, तो आपने स्टार्ट करना है और एंड तक आपके पास मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो आपके पास आ जाना चाहिए. ओके, तो इसको कहते हैं डिराइव करें एक रिलेशन फॉर इट. सो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 3 है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ये है अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 20 centimeter is moved at a speed of 0.5 meter per second in direction perpendicular to a 0.25 Tesla magnetic field. Find EMF produced along the road. Example number 15.1 है ये. ओके, तो ये इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं. A coil of 10 turns and 35 centimeter square area is in perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1.0 second. Find the induced EMF in the coil as it is pulled out of the field. Third जो है most important numerical है a square coil of side 16 centimeter has 200 turns and rotates in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. If the peak value is 12 volt, what is angular velocity of the coil? So chapter number 16 का नेम है alternating current. तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज आरसी सीरीज सर्किट? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ आरसी सीरीज सर्किट. सबसे पहले आपने आरसी सीरीज सर्किट की डेफिनेशन लिखनी है कि आरसी सीरीज सर्किट क्या है, फिर उसके बाद आपने डिराइव करनी है एक्सप्रेशन इम्पीडेंस की और फेज एंगल की आरसी सीरीज सर्किट के. ओके, तो Number 2 is draw the circuit diagram of RLC series resonance circuit. Discuss its behavior. AC से मुराद होता है alternating current and also write down its properties. तो इसमें ये है कि सबसे पहले आपने सर्किट डायग्राम बनानी है RLC रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस सर्किट की. ओके, फिर उसके बाद आपने इसके बिहेवियर को डिस्कस करना है कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है. नाउ इसका लास्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके बाद आपने इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। डिस्कस कौन से प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन की, ये जनरेट कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, और रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करना है। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इंक्लूडेड है 16.7 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। Find the capacitance required to construct a resonance circuit of frequency 1000 kilohertz with an inductor of 5 megahertz. Okay. So उसके बाद जो है example number 16.2 है, ये भी important है। A 1 new farad capacitor is connected to an alternating voltage of 24 volt and frequency 50 hertz. Calculate the reactance of the capacitor, the current in the circuit. Okay, so ये example number 16.2. So ये एक्सरसाइज का इसकी न्यूमेरिकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। नाउ इसका फोर्थ वन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, 10 mH 20 ohm coil is connected across 240 volt and 180 over pi hertz source. How much power does it dissipate? So number 5 is what is the resonance frequency of the circuit, which includes a coil of inductors 2.5 and a capacitance 40 new farad. Okay. So last है an alternating source of EMF 12 volt and frequency 50 hertz is applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad in series with a resistor of resistance 1k ohm. 1k ohm. Okay. So calculate the phase angle. आपने phase angle calculate करना होगा. Okay. So chapter number 17 का नेम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो इसके तीन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी से क्या मुराद है, डिराइव द रिलेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल फ्रॉम द एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने एक रिलेशन को ड्राइव करना है स्ट्रेन एनर्जी के लिए डिफॉर्म्ड मटेरियल में फ्रॉम द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से। तो उसके बाद है नंबर 2, व्हाट इज द एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, हाउ बिहेवियर्स of electrical conductors, insulators and semiconductors can be explained on the basis of energy band theory। सबसे पहले आपने एनर्जी बैंड थ्योरी की डेफिनेशन लिखनी है कि ये क्या है, फिर उसके बाद आपने बिहेवियर देखने हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के, इंसुलेटर्स के और सेमीकंडक्टर्स के। कैन बी एक्सप्लेन किसकी बेसिस पर आपने एक्सप्लेन करना है, एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पर एक्सप्लेन करने हैं इनके बिहेवियर्स, कंडक्टर्स के, इंसुलेटर्स के और सेमीकंडक्टर्स के। नाउ द लास्ट वन इज डिफाइन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले आपने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन लिखनी है। हाउ कैन बी ऑब्टेन पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंसेस, और हम कैसे पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं, ये आपने लिखना है। ओके, इसके आंसर में। सो नाउ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में इंक्लूडेड है न्यूमेरिकल नंबर 1, a 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of 2500 kilogram. Calculate the stress on the bar in megapascal. So number 2 is a 1 meter long copper wire is subjected to stretching force and its length increases by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and the percent elongation which the wire undergoes. Now number 3 is a wire 2.5 meter long and cross section area 10 to power minus 5 meter square is stretched by 1 point millimeter by a force of 100 न्यूटन। ठीक है, यंग कैलकुलेट करना है आपने यंग्स मॉड्यूलस को। सो नेक्स्ट वन इज नाउ द न्यूमेरिकल नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1.0 मीटर and its cross sectional area is 0.03 cross 10 to power minus 4 meter square. Calculate the work done in stretching the wire when a force of 100 newton is applied within the elastic region. Young's modulus of steel is 3.0 cross 10 to power 11 Newton meter inverse square. Okay. Now number 5 is what stress would cause a wire to increase in length 0.01%. If the Young modulus of the wire is 12 cross 10 to power 10 Pascal, what force would produce the stress if the diameter of the wire is 0.56 millimeter? Okay, so ये थे most important numericals चैप्टर नंबर 17 के। नाउ चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 का नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है डिफाइन रेक्टिफिकेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। आपने रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बतानी है इसकी कौन सी टाइप्स है, फिर आपने डिस्कस करना है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को। ओके, व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर, डिस्क्राइब द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड कैलकुलेट इट्स वोल्टेज गेन। तो आपने ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन लिखनी है कि ट्रांजिस्टर क्या है, फिर आपने बताना है कि जो ट्रांजिस्टर है उसको हम
एज एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज गेन को। ओके, नाउ नंबर 3 इज व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिस्कस द एक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें क्या करना है कि आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिखनी है और डिस्कस करना है कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 4 इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड लेबल इट, इवैल्यूएट रिलेशंस फॉर इट्स गेन। आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की और उसको लेबल भी करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके गेन की जो रिलेशन है उसको इवैल्यूएट करना है। सो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में इंक्लूडेड हैं 2 न्यूमेरिकल्स, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का और दूसरा है एग्जांपल। ओके, सो फर्स्ट वन इज द करंट flowing into the base of a transistor is 100 microampere. Find its collector current IC, emitter current IE, and its ratio IC over IE if the value of current gain beta is equal to 100. Next जो है example number 18. In a certain circuit, the transistor has a collector current if 10 milliampere and base current of 40 mu ampere. Current gain of the transistor. Okay, so current gain आपने बताना है ट्रांजिस्टर का। चैप्टर नंबर 19 का नेम है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और इसका एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है। हाउ डिवीजन एंड ह्यूमर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को और उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि जो डिवीजन और जर्मर थे ये दोनों जो थे साइंटिस्ट थे, तो जो डिवीजन और जर्मर है उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सही है। ओके, सो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में इंक्लूडेड है ओनली 4 न्यूमेरिकल्स। सो दो तो एग्जांपल्स हैं और दो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के। सो लेट्स रीड इट। What is the energy of photon in a beam of infrared radiations having wavelengths 1240 nanometer? Okay. So number 2 is what is the de Broglie wavelength of an electron whose kinetic energy is 120 electron volt? Okay. So number 3 is an electron is accelerated through a potential difference of 50 volt. Calculate its de Broglie wavelength. And the number 4 is the numerical of your exercise. An electron is placed in a box about the size of an atom, that is about 1.0 cross 10 to power minus 10 meter. What is the velocity of the electron? Okay. चैप्टर नंबर 20 का नेम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली's इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट टू शो दैट mvr इज इक्वल टू nh over 2 pi। तो सबसे पहले आपने स्टेट करने हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के पोस्टुलेट्स, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट कि शो दैट आपने शो करना है कि mvr इक्वल है nh over 2 pi के। Now number 2 is what are the postulates of Bohr's model of hydrogen atom show that radii of hydrogen atom are contrast। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका हाफ पार्ट है ये तो ऊपर वाला जैसे है कि आपने बोहर्स आपने स्टेट करने हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के पोस्टुलेट्स, इसका भी वही पार्ट आधा वही है, लेकिन यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि शो दैट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम आर क्वांटाइज्ड। यहाँ पर आपने ये शो करना है कि जो हाइड्रोजन एटम के जो रेडियाई होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। ओके, तो नंबर 3 इज व्हाट इज इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सेस। आपने इनर्शियल ट्रांजिशन को बताना है कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में आपने एक्सरेज जो होती है उनकी खसूसियात लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज और आपने डिस्क्राइब करना है कि एक्सरेज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, एक्सरेज कैसे बनती है। ओके, तो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है 3। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। So calculate the shortest wavelength radiation in Balmer. What value of n must be used? So number 2 जो है आपकी एग्जांपल है 20.1 एग्जांपल है आपकी। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में आपने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को फाइंड करना है और जो नेक्स्ट है लास्ट वो है अ टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 40 keV potential difference. Find the shortest wavelength of the Bremsstrahlung. Okay, so last chapter number 21 न्यूक्लियर फिजिक्स है नेम चैप्टर का। ओके, सो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी, डिस्कस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। सबसे पहले आपने रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, रेडियोएक्टिविटी क्या है, फिर इसके बाद आपने डिस्कस करना है कि अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से कैसे इमिट होते हैं, मींस के कैसे निकलते हैं। इमिशन का मतलब होता है निकलना, खारिज होना। ओके,
सो आपने डिस्कस करना है emission of alpha, beta and gamma particles from radioactive nuclei. So last one is explain principal construction and working of nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर के आपने प्रिंसिपल लिखना है, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि उसमें बनता कैसे, साथ में इसकी आपने वर्किंग लिखनी है. ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट. और इसके न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में इंक्लूडेड हैं. फाइंड द मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रिटियम if the atomic mass of tritium is 3.016049 U. Second one is जो example है 21.1, find the mass effect and binding energy of the deuteron nucleus. The experimental mass of deuteron is 3.3435 cross 10 की power minus 27 kg. Now the third one is your exercise numerical. If uranium-233-92 decays twice by alpha emission, what is the resulting isotope? So now students, last most important numerical है. A sheet of lead 5.0 millimeter thick reduces the intensity of a beam of gamma rays by a factor 0.4. Find half value thickness of lead sheet which will reduce the intensity to half of its initial value. Okay. So now students, ये थे most important numericals और most important long questions फुल बुक के ऑल कंप्लीट. ओके, सो इंशाल्लाह अगर आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की तो आपके 100% तो फुल मार्क्स आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में. ओके, सो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कौन से हैं. ओके, ऊपर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया. ओके, उस पर क्लिक करें और आप उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है. ओके, तो इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें. इंशाल्लाह आपके 85 ओवर 85 मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं. सो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. अल्लाह हाफिज.